इस वीडियो में हम सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के प्रिवेलेंस रेट और इटियोलॉजी को जानेंगे। सोमैटाइजेशन डिसऑर्डर आमतौर पर एडोलसेंस में शुरू होता है और ये लोअर सोशल इकोनॉमिक क्लास और वुमेन्स में ज़्यादा आम है। इसका लाइफ टाइम प्रिवेलेंस 0.2% से 2% तक होता है। वुमेन्स में ये ज़्यादा पाया जाता है। पेन डिसऑर्डर जनरल पॉपुलेशन में इसका एग्जैक्ट प्रिवेलेंस रेट नहीं पता। ये भी वुमेन्स में ज़्यादा देखा जाता है। हाइपोकोंड्रियासिस ये सबसे कॉमन सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर है। ये 2% से 7% जनरल पॉपुलेशन में पाया जाता है। ये आमतौर पर अडल्टहुड की शुरुआत में शुरू होता है और मैन और वुमेन में इक्वली पाया जाता है। कन्वर्जन डिसऑर्डर पहले ये डिसऑर्डर कॉमन था, लेकिन अब इसकी इंसिडेंट्स कम हो गए हैं। ये जनरल पॉपुलेशन में अब केवल 0.005% तक है। बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर इस डिसऑर्डर की एग्जैक्ट प्रिवेलेंस रेट नहीं पता है। कई लोगों में माइल्ड फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स को लेकर प्रीजुडिस देखे जाते हैं। लगभग 2% से 5% पॉपुलेशन इस थ्रेशोल्ड को पार कर डिसऑर्डर का डेवलपमेंट कर सकते हैं। सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के कॉजेज को 2 भागों में डिवाइड किया गया है। पहला बायोलॉजिकल, दूसरा साइकोलॉजिकल फैक्टर। बायोलॉजिकल फैक्टर अभी के रिसर्च के अकॉर्डिंग सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर में बायोलॉजिकल फैक्टर कम इम्पोर्टेंस हैं। कुछ रिसर्च में ओसीडी और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर के बीच सिमिलैरिटी पाई गई है, जिससे ये पता चलता है कि इसमें कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं। हालांकि ट्विन्स स्टडीज पर किए गए स्टडी से ये पता चला है कि इसका कोई ठोस बायोलॉजिकल फैक्टर नहीं है। ज़्यादा से ज़्यादा ये कहा जा सकता है कि एक वल्नरेबल पर्सनैलिटी इस डिसऑर्डर के लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकती है। अब साइकोलॉजिकल फैक्टर सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर के साइकोलॉजिकल फैक्टर को अलग अलग पर्सपेक्टिव से समझा जा सकता है। जैसे पहला है साइको एनालिटिकल पर अप्रोच। सिगमंड फ्रॉइड के थ्योरी के अकॉर्डिंग इस डिसऑर्डर के पीछे अनकॉन्शियस मेंटल कॉन्फ्लिक्ट्स और गेन का परसेप्शन होता है। ऐसा माना जाता है कि मेंटल पेन और स्ट्रेस शरीर के किसी हिस्से पर प्रोजेक्ट किया जाता है, जिससे पर्सन को किसी तरह का बेनिफिट मिल सकता है। कहने का मतलब ये है कि इस अप्रोच में ये देखा जाता है कि जो हमारा मेंटल स्ट्रेस है या मेंटल पेन है, वो शरीर के किसी एक हिस्से पे फोकस करता है कि उस हिस्से में हमें प्रॉब्लम है और इस प्रॉब्लम से हमें क्या बेनिफिट हो रहे हैं, क्या गेन हो रहा है, इस बात पर ये ध्यान देता है कि हमारे अनकॉन्शियस माइंड में ये होता है कि हमें इस प्रॉब्लम से कुछ लाभ मिले, बेनिफिट मिले। जैसे होता है ना कि जब हम बीमार पड़ते हैं तो हम लोग हमें पूछते हैं तो हमें अच्छा लगता है, हमें लोगों की सिंपैथी अच्छी लगती है। तो इसमें इसी चीज़ को बताया गया है। आगे बढ़ते हैं। जिससे पर्सन को किसी तरह का बेनिफिट मिल सकता है। इसमें 2 तरह के गेन्स बताए हैं। पहला प्राइमरी गेन, इसका रिलेशन पर्सन के ईगो की प्रोटेक्शन से होता है। ये इंटरनल मोटिवेशन से रिलेटेड होता है। जब कोई पर्सन किसी अनएक्सेप्टेबल सेक्सुअल और एग्रेसिव थॉट्स को दबाने की कोशिश करता है, तो वह अपने अनकॉन्शियस माइंड में उसे डिसेबिलिटी के रूप में एक्सप्रेस कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़की को उसके पिता की बीमारी के कारण लंबे समय तक घर में रहना पड़ा। जब उसके पिता का देहांत हुआ तो उसे राहत मिली, लेकिन साथ ही उसे गिल्ट भी महसूस हुआ।
अगली सुबह वह अपने पैर को हिला नहीं सकी और पैरालिसिस की शिकायत करने लगी। इसका एम अनकॉन्शियसली अपने गिल्ट से बचना था और अपने अंदर की अनडिज़राएबल इमोशन को मैनिफेस्ट होने से रोकना था। अब सेकेंडरी गेन में क्या है? इसमें सोशल, मैरिटल और इंटरपर्सनल बेनिफिट्स आते हैं और ये पर्सन को अपने ट्रेड्स के कारण मिलते हैं। फॉर एग्जाम्पल सिक रोल, इसमें जब लोग बीमार पड़ते हैं तो उसमें उन्हें स्पेशल अटेंशन मिलता है। इसके कारण वो जिम्मेदारियों से बच सकते हैं या वो अपने लव वन के करीब रह सकते हैं जिससे उन्हें अच्छा लगता है। ये प्रोसेस आमतौर पर अनकॉन्शियस होता है और डिसऑर्डर को ज़्यादा स्टेबल बना सकता है। मतलब वो चाहता है कि मैं हमेशा बीमार रहूं और मुझे ये सारी ट्रीटमेंट मिलती रहे। फॉर एग्जाम्पल, एक पर्सन जिसने अपनी देखने की शक्ति खो दी, उसके लिए अनकॉन्शियसली रूप से ये बेनिफिशियल हो सकता है क्योंकि उसे दूसरों से सिंपैथी मिल रही है और हेल्प मिल रहा है। इस तरह ये डिसऑर्डर ट्रीटमेंट का रेजिस्टेंस बन सकता है, यानी ट्रीटमेंट को रोक सकता है। अब नेक्स्ट है लर्निंग थ्योरी अप्रोच। ये अप्रोच कंडीशनिंग और मॉडलिंग पर जोर देता है। अगर किसी पर्सन के बचपन में उसे अक्सर बीमार होने पर ज़्यादा अटेंशन मिला हो तो वह सिक रोल को सीख सकता है, जो अभी हमने ऊपर जाना। फैमिली या सोसाइटी में अगर किसी मेंबर को फिजिकल इलनेस या स्पेशल बेनिफिट मिला हो तो पर्सन वो देखकर अपने अंदर वैसे ही सिम्टम्स डेवलप कर सकता है ज़्यादा अटेंशन पाने के लिए। फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा अपने फैमिली में किसी कैंसर पेशेंट को देखता है तो वो भी ये मान सकता है कि उसे कैंसर हो गया है। अगला है कॉग्निटिव अप्रोच। इस अप्रोच के अकॉर्डिंग सोमैटोफॉर्म डिसऑर्डर वाले पर्सन शरीर की हल्की फुल्की प्रॉब्लम्स को सीरियस इलनेस मान लेते हैं। वो फिजिकल सिम्टम्स पर ज़्यादा ध्यान देते हैं और उन्हें बढ़ा चढ़ाकर सोचते हैं। कन्वर्जन डिसऑर्डर और हाइपोकॉन्ड्रियासिस में पर्सन उन्हीं सिम्टम्स को डेवलप करता है जिनके बारे में वो पहले से जानता है। फॉर एग्जाम्पल, ग्लव एनेस्थीसिया, अपने हाथ में नुम्बनेस फील करना यानी एक सन्नाहट फील करना, लेकिन उसे ये नहीं पता होता कि शरीर में इस तरह की नुमिनेस प्रॉब्लम पॉसिबल नहीं होती क्योंकि नसों की स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होता। तीसरा है वल्नरेबल पर्सनालिटी एंड लाइफ इवेंट्स। कुछ पर्सनालिटी टाइप्स ज़्यादा सेंसिटिव होती है और उनके इमोशनल लेवल ज़्यादा अनस्टेबल होते हैं। ऐसे पर्सनालिटी वाले लोग पार्टिकुलर कन्वर्जन डिसऑर्डर के टूवर्ड्स ज़्यादा वर्नरेबल होते हैं। अगर कोई पर्सन बचपन में कोई ट्रॉमा या स्ट्रेसफुल इवेंट्स झेल चुका है तो वह इस डिसऑर्डर का शिकार हो सकता है। ओसीडी और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर में सिमिलर ट्रेंड्स देखे गए हैं। अब इन डिसऑर्डर्स के ट्रीटमेंट को जानते हैं। पहला है सोमेटाइजेशन ट्रीटमेंट। इस डिसऑर्डर का ट्रीटमेंट थोड़ा डिफ़िकल्ट हो सकता है क्योंकि ये डिसऑर्डर कई तरह की फिजिकल डिस्कम्फर्ट पर फोकस करता है। एक सपोर्टिव थेरेपी इफ़ेक्टिव हो सकती है। रेगुलरली डॉक्टर से मिलना इफ़ेक्टिव हो सकता है, लेकिन अननेसेसरी टेस्ट को अवॉइड करने की कोशिश करनी चाहिए। टाइम के साथ साथ देखा गया है कि सपोर्ट और टाइम के साथ सिम्टम्स में कुछ सुधार आ सकते हैं। कॉग्निटिव थेरेपी हेल्पफुल हो सकती है जो सेकंड गेन को कम करने में मदद करती है। दूसरा है कन्वर्जन डिसऑर्डर। साइको एनालिसिस और हिप्नोटिक थेरेपी से
अनकॉन्शियस कन्फ्लिक्ट को बाहर निकालने की कोशिश की जाती है। बिहेवियरल अप्रोच के अकॉर्डिंग सिक रोल को मोटिवेट ना करें, नॉर्मल एक्टिविटी और हालचाल को बढ़ावा दें। कॉग्निटिव रीस्ट्रक्चरिंग और कॉपिंग स्किल का यूज़ किया जा सकता है। कई केसेस में स्पॉन्टेनियस रिकवरी समय के साथ होता है, जब प्राइमरी गेन अपनी यूटिलिटी को खो देता है। हाइपोकोंड्रियासिस और बॉडी डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर और पेन डिसऑर्डर, इसमें कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी सबसे इफ़ेक्टिव होती है। बिहेवियर थेरेपी में फैमिली को शामिल कर अननेसेसरी अटेंशन और स्टिमुलेशन को हटाने पर ध्यान दिया जाता है। पॉजिटिव बिहेवियर को इनकरेज किया जाता है। कॉग्निटिव अप्रोच में पर्सन की सोच में मिसकॉन्सेप्शन को चैलेंज दी जाती है। फिजिकल सिम्टम्स के एक्सेसिव चेकिंग को कंट्रोल किया जाता है। बीमारी से जुड़े डर और बेनिफिट को बदला जाता है। एंटी डिप्रेसेंट मेडिसिन्स हल्के इफ़ेक्टिव हो सकते हैं।